दोस्तों, कैसे हो? आशाएं स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं जितेंद्र यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीत जीत की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम पेट 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और रिवीजन करेंगे, साथ ही सुपर अंदाज में। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट मॉक टेस्ट। ये सभी प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट पहले प्रश्न से, कोई टाइम वेस्ट किए बिना। तो अपना पहला प्रश्न है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, स्वराज पार्टी। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। सी आर दास के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू सचिव बने। सी आर दास कौन बने? सी आर दास थे, वो अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू सचिव बने स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया तथा हिंसा व असहयोग में अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। चलिए अपना बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड क्या है? यह है प्रश्न नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार खिदमतगार का संस्थापक था और जिस बादशाह खान के नाम से भी जाना गया, कौन था? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो लाल कुर्ती पार्टी खुदाई खिदमतगार की स्थापना वर्ष 1929 में हुई। यह पश्तूनों का एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन था। इस संगठन के सदस्य लाल रंग की कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती पार्टी कहा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किससे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए बात करते हैं अपनी प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा किस अधिनियम विधेयक का प्रस्ताव रखा गया था? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा अधिकारों का बिल, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा गठित इस समिति को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य किया गया था। इसमें संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय विधायिका के साथ भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की वकालत की। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की। तो ये रोमांचक प्रश्न और मजेदार प्रश्न है जो कि पेट 2025 के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान कीजिए। जैसे कि इसका आप आंसर देख पा रहे हैं, ऑप्शन है डी, यानी सिंधिया। कहाँ पे राज्य किया था सिंधिया ने? उज्जैन में। और होलकर ने इंदौर में, गायकवाड़ा ने बड़ौदा में, और हमारे जो भोंसले हैं उन्होंने कहाँ पे राज किया? नागपुर में। तो बढ़िया है, इसका आंसर डी। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5, यह निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1892 के सुधार यानी 1909 का परिषदीय अधिनियम। 1909 के परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार, 1909 का जो नियम था मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के आकार का विस्तार किया और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी अगर मुसलमान जो पृथक निर्वाचन प्रणाली में शामिल हुए तो वो किस सुधार से हुए थे? मॉर्ले मिंटो सुधार से 1909 में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की। प्रश्न नंबर 6 है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया? 1920 में, तो ये जवाहरलाल नेहरू।
किसान मार्च और सभा का गठन भारत में किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जिसका उद्देश्य किसानों के संघर्ष को एक व्यापक संघर्ष में एकीकृत करना था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह यूपीट्रिपलसी पैट 29/10/2023 को आ चुका है शिफ्ट नंबर 4 में। तो ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं वो सभी प्रश्न पैट के ही हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, इसलिए आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि पेपर जो लेवल होता है पेपर का, किस लेवल का पेपर आता है पैट का। तो चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 के आंसर की। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर है राजस्थान। राजस्थान। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत, जो मोतीलाल तेजावत थे उनको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 की। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? मंडी षड्यंत्र किसके नेतृत्व में हुआ? गदर पार्टी के नेतृत्व में। गदर पार्टी के नेतृत्व में। तो गदर पार्टी यानी मंडी षड्यंत्र क्या था? मंडी षड्यंत्र दिसंबर 1914 में जनवरी 1915 में मंडी और सुकेत राज्यों में बैठकें हुई। इन बैठकों में मंडी और सुकेत के अधीक्षक व वजीर की हत्या कर खजाना लूटने तथा ब्यास नदी पर बने पुल को नष्ट करने की योजना बनाई गई थी, किंतु षड्यंत्रकारियों को पहले ही पकड़ लिया गया और उन्हें सजा दी गई। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो यह है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था कि इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था कि वह मुसलमान लीग की मांग को स्वीकार करे और एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की स्थापना करे। मौलाना आजाद ने 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा है। तो भारतीय इतिहास का काला दिवस भी कब बोला गया है? 16 अगस्त को ही। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड, यानी पुस्तक का नाम क्या है? पावर्स ऑफ द माइंड। इस पुस्तक के जो है किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? तो वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की अन्य पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग आदि हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन मुख्य रूप से वेदांत दर्शन पर आधारित है, जिसमें ज्ञान, शक्ति और त्याग के महत्व पर बल दिया गया है। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 क्या है? दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये महिला थी, इन्होंने पुरुषों तक वो सीमित ना रहे कोई भी आंदोलन, इसलिए उनको प्रेरित किया था महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर गुजरात के दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों की इस यात्रा के बाद 6 अप्रैल को दांडी में समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई वो भी इसी दांडी नमक यात्रा के बाद ही शुरुआत हुई। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह विनोबा भावे। भूदान ग्रामदान, तो जो भूदान ग्रामदान जिसमें कि
भूमि को दान में दिया जाता है 1 ग्राम की। तो इसमें भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में हुई थी। वह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13, तो ये है प्रश्न नंबर 13। प्रसिद्ध युद्ध का नारा, प्रसिद्ध युद्ध का नारा कौन? दिल्ली चलो, किसने दिया था? तो यह है सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने दिया। वर्ष 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए इस नारे का प्रयोग किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए अन्य नारे जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो नारा है वो ये है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। और साथ ही दिल्ली चलो ये भी नारा किन्होंने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है सरकार सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, यानी जो सिंध प्रांत बना बंबई से। तो यह सरकार का जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक को लिखने वाले कौन थे? तो वो है महात्मा गांधी। यानी सरदार पटेल जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? ऑन इंडियन प्रॉब्लम। सरोजिनी नायडू ने पुस्तक लिखी द ब्रोकन विंग। जवाहरलाल नेहरू जी ने पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और वही महात्मा गांधी जी ने लिखी हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की। प्रश्न नंबर 16, ये है डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध कब्जे में लिया। तो किस नीति के माध्यम से? तो हड़प नीति के माध्यम से डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो दूसरा बात करें, डलहौजी द्वारा व्यापक के सिद्धांत अंतर्गत विलय किए गए न सतारा को 1848 में विलय कर दिया गया, संबलपुर जैतपुर को 1849, बगाट को 1850, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो वही प्रश्न नंबर है 17। तो खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च कब बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया? तो मार्च 1919 में। मार्च 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हजरत मोआनी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का ब्रिटिश सरकार की तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर करने के लिए किया गया 1919 में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? तो यह क्रिप्स मिशन की विफलता। इस प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया मार्च 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन की विफलता, यानी क्रिप्स जो मिशन था वो फेल हो चुका था। और उसके बाद 8 अगस्त 1942 को बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी अध्यक्षता में 9 अगस्त को 1942 ईस्वी को यह आंदोलन बंबई में प्रारंभ हुआ। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो बताइए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से
कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय जनरल था? कौन? सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। चलिए, ये प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के। किसके? स्वतंत्र भारत के। 26 जनवरी 1950 थे। यानी लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। जबकि भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय यानी ये अंग्रेज थे, और जबकि ये जो सी राजगोपालाचारी ये भारतीय थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 की। प्रश्न नंबर 20 क्या है? 20। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत को अलग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बर्मा यानी म्यांमार ब्रिटिश भारत से पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। अलगाव के बाद बर्मा एक पृथक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया तथा 1948 ईस्वी में ब्रिटिश राज से पूर्व स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 21 की। तो प्रश्न नंबर 21 क्या है? प्रश्न नंबर 21 है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने INA का गठन किया था। यानी INA मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 22 की। चलिए प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 बताइए क्या है? ये है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो यह है रेलवे। ये सबसे महत्वपूर्ण जो अंग्रेजों ने शुरुआत की थी इंडिया में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के मध्य प्रथम रेल चलाई गई। भारत में रेल सेवा शुरू करने का मुख्य कारण माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना था। चलिए प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? तो यह महात्मा गांधी जी। और जैसे लेखक की बात करें, दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज और एन ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग और यंग इंडिया, ये दो पुस्तक लिखी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत विभाजन पुस्तक लिखी है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करें। प्रश्न नंबर 24, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो वो कौन है? हजरत मोहानी। हजरत मोहानी ने वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में यह मांग की, पूर्ण स्वराज की। हालांकि उस समय यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, लेकिन सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले थे हजरत मोहानी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 25 की। प्रश्न नंबर 25 क्या है? प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो ब्रिटिश साम्राज्य सरकार ने लिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया की। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत विदेशी स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 26 की। तो ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? कौन सी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो वो है अंग्रेजी। यानी ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि अंग्रेजी को थोपा जाए इंडिया इसके ऊपर। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारतीयों को, विशेष रूप से सैनिकों को, अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति अविश्वासी बनाना था।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था, बताइए। तो ये है आपका प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? शासन में भारतीयों के अधिक भागीदारी के लिए एक ढांचा प्रदान करना, जबकि अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में ही रहे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं: प्रांतीय स्वतंत्रता, स्वायत्तता, संघीय संरचना, शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय की स्थापना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। तो अपना प्रश्न नंबर 28 क्या है? यह अपना प्रश्न नंबर 28, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 क्या है? खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। गांधी जी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को सहयोग दिया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 30 की। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो बताइए, हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो यह है लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति का कट्टर जो समर्थक था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को 3 प्रकार से हड़पा: एक युद्ध द्वारा, दूसरा कुशासन एवं भ्रष्टाचार के आरोपों द्वारा, और तीसरा गोद निषेध प्रथा, राज हड़प नीति और व्यपगत के सिद्धांत द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी को ज्यादा ही शौक था हड़पने का। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो यह है 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत में प्रथम बार आया था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 क्या है? चलिए उससे पहले क्वेश्चन नंबर 31 का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो साइमन कमीशन को ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने और सुधारों को सुझाव देने के लिए नियुक्त किया था। इस आयोग में 7 अंग्रेज अध्यक्ष सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं होने के कारण भारतीय नेताओं ने आयोग का बहिष्कार किया था। यानी जो साइमन कमीशन था उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसको फेल माना गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। प्रश्न नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह है लाहौर। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। निम्नलिखित का मिलान करें। तो आपको क्या है, मिलान करना है। ठीक है, तो क्या है मिलान में? चलिए डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो ये है इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये इसके संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। वहीं मित्र मेला के संस्था के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर। और होम रूल लीग जो संस्था थी उसके संस्थापक एनी बेसेंट। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि यूपी पैट एग्जाम 2024 और देखिए ये 24/8/2021 ये आ चुका है।
ठीक है, तो जितने भी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं वो सभी प्रश्न किसी पैट जो पिछले पैट के एग्जाम हुए उनमें ही आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो आपको इस सीरीज के साथ जुड़े रहना है और लाइक भी करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपके पास ये इससे एग्जाम से पहले और इम्पोर्टेंट प्रश्न आते रहे वीडियो के माध्यम से। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 34 की, 34। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है अपना? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। तो चलिए बात करते हैं अपनी प्रश्न नंबर 35 की। प्रश्न नंबर 35 में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र केस में कौन सा संगठन शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र 1925 में लखनऊ के काकोरी के पास HRA के द्वारा किया गया। इस योजना को राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी ने अंजाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 36। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य प्रदेश में है? तो वो है मणिपुर में। INA या इंडियन नेशनल आर्मी एक सशस्त्र बल था जिसका उद्देश्य स्थापना मोहन सिंह द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों की मदद से की गई थी। बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। इस संगठन को आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 27 की। प्रश्न नंबर 37। हाँ, और 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह से गिरेगी के रूप में किया था? वो है अवध। अवध का प्रयोग सरकार द्वारा बफर स्टेट के रूप में किया जाता था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? तो बताइए, कांग्रेस मंत्रालय ने इस्तीफा कब दिया? तो इसका प्रश्न का आंसर है 1939 में। 1939 में। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन व्यवसाय लॉर्ड लिनथिलगो द्वारा भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। इस पर कांग्रेस शासित 8 राज्यों के मंत्रिमंडलों ने 15 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार कांग्रेस ने कुल 28 माह तक शासन किया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था। तो व्याख्या देखिए, विंस्टन चर्चिल ने 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्यों भेजा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? क्रिप्स को यह आदेश था कि वह बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ साथ अल्पसंख्यक जाति मुसलमानों को भी सहमति प्रदान प्राप्त करे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर थिक चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा। चलिए, जो कि ऐसा समझा जाता है जैसे कि लेट आया था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 40। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह है ऑटोमन खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक ईस्वी के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, किंतु जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने किस
के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया? तो इसका आंसर है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ की संधि हुई थी 1916 में। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 42 की। प्रश्न नंबर 42, तो यह है अपना प्रश्न नंबर 42। चलिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो यह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 18 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इस पंचायत में प्रथम निर्वाचन पद्धति को दलितों पर लागू कर दिया गया। पहले वह केवल मुसलमानों पर ही लागू था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 1972 में हेस्टिंग्स ने क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैत शासन का अंत किया। वहीं हेस्टिंग्स के काल में बंगाल की राजधानी कहाँ बनी? कलकत्ता। तो हेस्टिंग्स के काल में ही कलकत्ता को राजधानी बनाया गया था बंगाल की। तो वहीं बात करें प्रश्न नंबर अपने 44 की। इनमें से किस भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन? तो ये दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। वर्ष 1866 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1901 में उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 45 की। प्रश्न नंबर 45 क्या है? सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। होम रूल की योजना एनी बेसेंट ने बनाई। इन्हें इसकी प्रेरणा आयरलैंड में चल रहे होम रूल आंदोलन से मिली। इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा तथा प्रथम सचिव एन.सी. केलकर थे। तिलक को होम रूल लीग के दौरान लोकमान्य की पदवी मिली, तो लोकमान्य तिलक बन गए होम रूल लीग की स्थापना के बाद। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। करो या मरो का नारा किसने दिया था? अभी हमने इसे पिछले प्रश्न में पढ़ा था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए, 9 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन की में ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश से हम अपनी जान दे देंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद पर प्रस्ताव किसे दिया गया? बताइए। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1939 में क्या हुआ था? कांग्रेस के हरित पुरा अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के मुद्दे पर मतभेद को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1938 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता में भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 48 की। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड बेलेनली। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 49 यानी 49 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 49 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। तो ये है आपका बारडोली में किसान आंदोलन 1928। वहीं महात्मा गांधी, तो यह है 1928। महात्मा गांधी ने
नावखली की यात्रा 1946 में की। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921 से। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। प्रश्न नंबर 50 क्या है? 1922 वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन में को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो यह 6 वर्षों के लिए। असहयोग आंदोलन की सहमति के बाद गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई और उन्हें सरकार द्वारा 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी के खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार बर्मा सरकार 1935, यानी भारत सरकार और बर्मा सरकार। तो इस तरीके के 2 नियम बने हुए थे। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 52 की। तो यह है प्रश्न नंबर 52। चलिए यह है प्रश्न नंबर 52। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह वंदे मातरम आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद ही शुरुआत हुई थी वंदे मातरम आंदोलन की। चलिए बात करते हैं यानी व्याख्या में। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। इसने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया था। स्वदेशी आंदोलन। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 53 की। तो यह है प्रश्न नंबर अपना 53। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो राम बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और INA का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के गठन की घोषणा की। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 54 राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो यह फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद जैसे शब्द की जो परिकल्पना होती है वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही लगता है। फ्रांसीसी क्रांति का नाम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। चलिए तो आपको पता है इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको ये यूपी टेट में आया है सन 2022 में शिफ्ट फर्स्ट में। तो ये सभी जो प्रश्न जो हमने किए हैं आज की इस वीडियो में वो सभी प्रश्न किसी टेट में के ही हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अपने इस YouTube चैनल के साथ जुड़ना है और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करना है और कमेंट भी करना है। तो चलिए तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।